हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा। तो उपसर्ग शब्द की रचना जो है उप और सर्ग से जो है मिलकर हुई है। उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। अर्थात वे शब्दांश जो किसी मूल सार्थक शब्द के पूर्व में जुड़कर जो है उसके अर्थ की जो है दिशाओं में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब देखते हैं उपसर्ग जो है मूल शब्दों के साथ जुड़कर जो है दो कार्य करता है। पहला, एक तो वो उसके अर्थ में जो है आंशिक रूप से परिवर्तन कर देता है या विशेषता ले आता है। जैसे ज्ञान मूल शब्द है जिसका अर्थ है क्या? बोध। जैसे इसमें वी उपसर्ग जोड़ेंगे तो इसका जो है अर्थ हो जाएगा विज्ञान। विज्ञान मतलब विशेष बोध। तो इसमें जो है अभी आंशिक परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट देखें तो ये जो शब्द है ये अर्थ को जो है पूर्ण रूप से जो है बदल देते हैं। पहला तो आंशिक रूप से बदलते हैं और दूसरा पूर्ण रूप से बदल देते हैं। जैसे देखें ज्ञान जो हमारा मूल शब्द है इसमें अ उपसर्ग जोड़ने से जो है क्या हो जाएगा? अज्ञान शब्द बनेगा जिसका अर्थ है क्या? अबोध। तो ये एकदम विपरीत हो गया है। तो इस तरह से जो है इसमें पूर्ण परिवर्तन हुआ है। नोट देखते हैं। इसमें बताया गया है कि मूल शब्द में जो है पृथक पृथक उपसर्ग जोड़कर जो है अन्य शब्दों का जो है निर्माण किया जा सकता है। जैसे हार जो है हमारा मूल शब्द है इसमें इसका अर्थ जो क्या होता है? पराजय या माला होता है। परंतु इसमें भिन्न भिन्न उपसर्गों का प्रयोग करके जो है भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्द जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे देखें तो हार में प्रति उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रतिहार, जिसका अर्थ होता है द्वारपाल। हार में आ उपसर्ग लगाएंगे तो बन जाएगा आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। इसी तरह विहार, प्रहार, उपहार, संहार, उत्हार। तो इस तरह से जो है हमें भिन्न भिन्न अर्थ वाले जो है शब्द प्राप्त होंगे उपसर्ग का यूज करने से। जैसे प्रतिहार का अर्थ हुआ द्वारपाल, आहार का भोजन, विहार का भ्रमण, प्रहार का चोट, उपहार का भेंट, संहार का मारना और उद्धार का तारना। अगला नोट देखें तो ये उपसर्ग जो है मूल शब्दों के जो है स्वतंत्र रूप से जुड़े रहते हैं एवं वर्णों के मेल हो जाने पर जो है इसमें संधि भी हो जाती है। तो संधि युक्त उपसर्गों को जो है संधि विच्छेद के नियमों से जो है पृथक करते हैं एवं जोड़ते हैं। जैसे अभिमान, तो अभिमान मान में जो है अभी उपसर्ग जोड़ा तो नया शब्द बना अभिमान, और ये जो है उपसर्ग जो है स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हुआ है। और अगला देखें तो अनु धनम एषण, तो इसमें जो है ये अणु संधि का जो है नियम लगा है। तो अनुएषण में क्या हुआ? अनु उपसर्ग आया और एषण शब्द मिलकर जो है नया शब्द बना अन्वेषण। अब हम देखते हैं हिंदी भाषा में जो है तीन प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहला, संस्कृत भाषा के उपसर्ग जिन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। हिंदी भाषा के उपसर्ग जिन्हें तद्भव उपसर्ग कहते हैं। और तीसरा आता है उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग जिन्हें विदेशी उपसर्ग कहते हैं। तो संस्कृत भाषा के जो है उपसर्ग जो है संस्कृत शब्दों के पूर्व जुड़ेंगे, और तद्भव उपसर्ग जो है हिंदी भाषा के शब्दों के पूर्व में जुड़ेंगे, और विदेशी जो उपसर्ग है वो विदेशी शब्दों से पूर्व जुड़कर जो है उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ओके, अब देखते हैं हम संस्कृत के टोटल कितने उपसर्ग होते हैं? 22। कौन कौन से होते हैं इन्हें अच्छी तरह याद करना है। तो अति, अधि, अनु, इन तीनों को एक साथ याद करना है। अति, अधि, अनु, और अभि, अपि, अप और अव और आ, इनों को एक साथ याद करना है। तो अति, अधि, अनु, अभि, अपि, अप, अव, आ और प्र, प्रति, परा, परि। प्र, प्रति, परा और परि। इसी के साथ देखें सम, सु, सम और सु, नि, निर, निस, दुस और वी। इसी के साथ देखें तो उप और उत और उद। तो ये जो है संस्कृत के उपसर्ग हैं। वापस देख लेते हैं। अति, अधि, अनु, अति, अधि, अनु, अभि, अपि, अप, अव, आ, प्र, प्रति, परा, परि, प्र, प्रति, परा, परि, सम, सु और नि, निर, निस, दुस और वी के साथ देखें तो उप और उत और उद। तो इस तरह जो है संस्कृत के उपसर्ग है टोटल 22। अब देखते हैं संस्कृत भाषा के जो है कुछ अव्यय होते हैं जो 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 है ना उपसर्ग के तरह जो है प्रयुक्त होते हैं। इन्हें भी देख लेते हैं। ये क्या होते हैं? अव्यय होते हैं जिन्हें जो है उपसर्ग की तरह जो है प्रयुक्त किया जाता है। इसमें है अ, अन, अंतर, अंतर। दोनों अंतर का जो है मतलब अलग है, अर्थ अलग निकल के आता है अंतर अंतर का। इसके बाद अगला आता है अलम, काकू, चिर, चिर उपसर्ग, पर उपसर्ग, पुनरुपसर्ग, प्राक, न उपसर्ग, स उपसर्ग, स्व उपसर्ग,
सतुपसर्ग और बहु। इसी के साथ देखें विसर्ग वाले उपसर्ग में अधः, तिरः, बहिः, पुरः, ये 4 उपसर्ग जो हैं विसर्ग वाले हो गए। वापस से देख लेते हैं। अउपसर्ग, अनुपसर्ग, अंतर, अंतर, अलम, काकु, चिर, पर, पुनर, प्राक, न, स, स्व, सत, बहु, अधः, तिरः, बहिः, पुरः। अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में जो है अ, अन, अन, अध, औ, उ, उन, क, कु, दुनिस, दुनिस, सु, पर, परोपसर्ग, भरोपसर्ग, सम, बिन, दु, ति, चौ, पंच। ये गणित वाले उपसर्ग है। दो का 2, 3, 4 और 5। वापस से देख लेते हैं। अ उपसर्ग अन, अध, औ, उ, उन, क, कु, दु, नि, स, सु, पर, भर, सम, बिन, दु, ति, चौ और पच। अब देखते हैं विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग कौन से होते हैं? इसमें है ब, बा, बे, ला, कम, दर, एन, अल, खुश, बद, बिला, गैर, सर, ना, हम, हर, नेक। तो ये जो है विदेशी उपसर्ग है। वापस से देख लेते हैं। ब, बा, बे, ला, कम, दर, एन, अल, खुश, बद, बिला, गैर, सर, ना, हम, हर, नेक। ये विदेशी उपसर्ग है। अब देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्गों में आता है हेड, चीफ, सब, हाफ, वाइस और डिप्टी। वापस से देखें। हेड, चीफ, सब, हाफ, वाइस और डिप्टी, ये अंग्रेजी के उपसर्ग है। अब देखते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग। इनकी जो संख्या है कितनी होती है? 22 होती है। सबसे पहले देखते हैं अति। अति का मतलब होता है अधिक, परे या फिर ऊपर। अधिक, परे, ऊपर। इनसे इन उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखें तो अतिकाल। उपसर्ग कैसे बनता है? सार्थक शब्द होना चाहिए और उससे पूर्व जो है उपसर्ग लगेगा। सार्थक शब्द प्लस उपसर्ग। जैसे काल तो अतिकाल, क्रमण अतिक्रमण। तो जो इसमें जो है सार्थक शब्द होना चाहिए। इसी तरह देखें तो अतिसार, अभी, अति भोग, अति इंद्रिय, अति धनम इंद्रिय तो अति इंद्रिय, अतीव, अति धनम इव, अत्यंत, अति धनम अंत, अत्यल्प, अति धनम अल्प, अत्युक्त, अति धनम मुक्ति, अत्युत्पादक तो अति धनम उत्पादक, अत्याचार, अति धनम आचार, अत्यावश्यक तो अति धनम आवश्यक। नेक्स्ट उपसर्ग देखें अति अधि। अधि, अधि का मतलब होता है अधिक, अधिक, ऊपर, ऊंचा, प्रधान और मुख्य। तो अधिक का मतलब क्या हुआ? अधिक, ऊपर, ऊंचा, प्रधान और मुख्य, ये इसका अर्थ है। और इससे बनने वाले शब्द देखें तो अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द तो अधिक्षेत्र, अधिग्रहण, अधिकार, अधिनियम, अधिसूचना, अधिधनम आय तो अध्याय, अध्यक्ष, अधिधनम अक्ष, अध्यक्ष, अधिधनम आपक तो अध्यापक, अधिधनम स्थाता तो अधिष्ठाता, अधिधनम उड़ा तो अध्युड़ा, अधिधनम आदेश, अध्यादेश, अधिधनम ईश अधीक्षक, अधिधनम ईश तो अधीश। नेक्स्ट उपसर्ग देखें तो यह है अनु उपसर्ग। अति, अधि, अनु। तो अनु उपसर्ग का मतलब होता है पीछे। अनु पीछे, अनुकूल या फिर समान। पीछे, अनुकूल या फिर समान। उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखें तो अनुकरण, अनुक्रम, अनुदेश, अनुताप, अनुचर, अनुज, अन्वेषण, अनुधनम एषण, अन्वेषण संधि का नियम लगा है, यण संधि का। अनुष्ठान, अनुधनम स्थान, अन्विषा, अनुधनम इच्छा, अन्विषक, अनुधनम इच्छक, अनुधनम ईक्षण, अन्विषण। नेक्स्ट देखें अभी। अभी उपसर्ग। तो अभी का मतलब होता है पास में, सामने, पास में, सामने, कुशल, अच्छी तरह, अनुचित और विशेष। ये जो है अभी उपसर्ग के क्या है अर्थ है। इससे बनने वाले शब्द देखें तो अभिकर्ता, अभिमान, अभिरक्षक, अभिलेख, अभिधनम उदय, अभ्युदय, अभिधनम अस्त तो अभ्यस्त, अभिधनम आधनम गत तो अभ्यागत, अभिधनम अंतर, अभ्यंतर, अभिधनम इष्ट, अभीष्ट, अभिधनम आस, अभ्यास। नेक्स्ट उपसर्ग देखें अपि। अपि का मतलब होता है भी। तो अपितु, अपिदान, अपिदान मतलब होता है ढक्कन,
अपिहित मतलब ढका हुआ, अपिहित ढका हुआ। नेक्स्ट उपसर्ग देखें तो यह है अप उपसर्ग। अप का मतलब होता है बुरा या फिर विपरीत या फिर अपराध, निषेध, विकार। तो अब जो उपसर्ग उपसर्ग है ऋणात्मक शब्द है, ऋणात्मक है। जैसे अपगति, अपांग, अपमान, अपराग, अपकीर्ति, अपकर्म, अपेक्षा, अपदनम, ईर्षा, अपेक्षा, अपकार, अपयश, अपवर्तन। नेक्स्ट उपसर्ग देखें तो वह है अव उपसर्ग। अव का मतलब होता है नीचा, बुरा, हीन और निश्चय। तो ये भी ऋणात्मक है। जैसे अवकाश, अवगुण, अवगुफन, अवज्ञा, अवतार, अवतरण, अवधान, अवाप्ति, अवधनम आपति, अवाप्ति, अवावतार, अवधनम अंतर, अवावतर। नेक्स्ट उपसर्ग देखें तो यह आ उपसर्ग। आ का मतलब होता है तक या फिर से, तक से और अपनी ओर। तो इसका शब्द देख लेते हैं इस उपसर्ग से बनने वाले। तो आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द में आता है आकर्षण, आकलन, आदान, आभूषण, आहार, आमरण, आख्यान, आचरण, आदेश, आजानुबाहु। नेक्स्ट उपसर्ग देखें तो प्र उपसर्ग। प्र का मतलब होता है आगे या अधिक, बहुत, विशेष, अंतर। तो इससे बनने वाले शब्द देखें तो प्रकथन, प्रकांड, प्रगति, प्रदर्शन, प्रदेश, प्रपात, प्रहार, प्रदनम अध्यापक, प्राध्यापक, प्रदनम ईशक तो प्रेषक, प्रदनम बीण तो प्रवीण, प्रदनम अर्थी तो पार्थी, प्रदनम आप तो प्राप्त, प्रदनम उत्तुदनम ज्वल तो प्रोज्वल, प्रदनम उत्तुदनम ज्वल प्रोज्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए परा उपसर्ग। परा का मतलब होता है विपरीत, पीछे, उल्टा, परे या फिर अधिक। तो परा का हुआ पराजय, पराभूत, पराकाष्ठा, पराभव, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या। नेक्स्ट उपसर्ग देखें, ये होता है सम उपसर्ग। सम का मतलब होता है भली प्रकार से, पूर्ण और साथ में। तो ये हुआ सम धनम कर्मण तो संक्रमण, सम धनम कलन तो संकलन, सम धनम गठित संगठित, सम धनम देश तो संदेश, सम धनम बल संबल, सम धनम मान तो सम्मान, सम धनम कल्प संकल्प, सम धनम कृत संस्कृत, सम धनम दी तो संधि। नेक्स्ट देखते हैं नी उपसर्ग। नी का मतलब होता है बड़ा, विशेष, निश्चय, अत्यंत या बाहर। तो निगम, निगुड़, निरोध, निधन, नियम, निवास, न्यून, निधनम उन न्यून, निधनम आय न्याय, निधनम अस्त न्यस्त, निधनम आस न्यास। अगला उपसर्ग देखें तो वह है निरुपसर्ग। निर का मतलब होता है बिना, निषेध, निश्चय, अत्यंत और बाहर। तो निर्भय, निर्धनम भय, निर्भय, निरंजन, निर्धनम अंजन, निरंतर, निर्धनम अंतर, निरपेश, निर्धनम अपेश, निरपराध, निर्धनम अपराध, निराकार, निर्धनम आकार, निरीक्षण, निर्धनम ईक्षण, निरामिष, निर्धनम आमिष, निरुत्साह, निर्धनम उत्साह, निरादर, निर्धनम आदर, निरुपाय, निर्धनम उपाय, निर्णय, निर्धनम न्याय। तो निर्णय। निर्वाह, निर्धनम वाह, निर्गम, निर्धनम गम, निर्मम, निर्धनम मम। नोट देख लेते हैं। ध्यान रहे कि इस प्रकार के शब्दों का जो है संधि विशेष जो है विसर्ग संधि के नियमों के द्वारा होता है। उपसर्ग जो उपसर्ग में निर आता है और संधि प्रकरण में जो है निह का प्रयोग करा जाता है। जैसे निराधार में देखे तो उपसर्ग उपसर्ग करेंगे तो निरुपसर्ग आएगा, निर धनम आधार, और संधि करेंगे अगर निराधार की तो निह धनम आधार होगा, जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब देखते हैं निस उपसर्ग। निस का मतलब होता है बिना, बड़ा या फिर विशेष। तो इसमें जो है जैसे सरगम वाला स हो, षटकोण वाला स हो या फिर सपेरा वाला स हो, तीनों के तीनों जो है सपेरे वाले स में जो है चेंज हो जाते हैं। और अगर संधि संधि की तरफ से देखें तो संधि में जो है विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। इन तीनों को हटाकर जो है विसर्ग लगा देते हैं। जैसे पहला देखें तो निश्चल, तो निस धनम चल, और अगर संधि करेंगे निह धनम चल हो जाएगा। निश्चल, निस धनम छल, निशत्रु तो निस धनम शत्रु, निशुल्क तो निस धनम शुल्क, निशब्द निस धनम शब्द, निश्चेतन तो निस धनम चेतन। अब से षटकोण वाले उदाहरण देखें तो निष्करुण, निस धनम करुण, निष्कर्ष, निस धनम कर्ष, निष्कलंक, निस धनम कलंक, निष्काम, निस धनम काम, निष्कंटक, निस धनम कंटक, निष्फल, निस धनम फल, निष्पक्ष, निस धनम पक्ष, निष्कपट तो निस धनम कपट।
और जैसे सपेरे वाले शय के उदाहरण तो इसमें होता है निस्तल तो निस्धनम तल, निस्तार निस्धनम तार, निसंकोच निस्धनम संकोच, निस्सर्ग निस्संग निस्धनम संग, निस्संदेह निस्धनम संदेह, निस्सम निस्सीम तो निस्धनम सीम। यहाँ पे बताया गया कि अगर उपसर्ग उपसर्ग का यूज लेंगे तो उपसर्ग आएगा और संधि करेंगे तो निय संधि आएगी। ऐसे ही इस वाले समय में भी यही बताया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं दुर। दुर उपसर्ग, दुर का मतलब होता है कठिन, बुरा या फिर विपरीत। तो पहला उदाहरण देखिए दुर्भिसंधि तो दुर्धनम अभिधनम संधि, दुर्वस्था दुर्धनम अवस्था, दुराग्रह दुर्धनम आग्रह, दुराचरण तो दुर्धनम आचरण, दुर्भेग दुर्धनम भेद, तो दुर्धनम उपयोग दुरुपयोग, दुर्धनम गंध तो दुर्गंध, दुर्धनम वचन दुर्वचन, दुर्धनम लभ तो दुर्लभ, दुर्धनम बुद्धि दुर्बुद्धि। तो ये थे दुर उपसर्ग के उदाहरण। और संधि करेंगे तो दुह आएगा, विसर्ग संधि। और अगर इसमें से जो है उपसर्ग निकालेंगे तो दुरुपसर्ग निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं दुस। दुस इसमें जो है वही सलगम से षटकोण और से सपेरे वाला जो स है ये से सपेरे वाले स में जो है चेंज हो जाता है। जैसे दुष्चक्र तो दुष्धनम चक्र, दुष्चरित्र दुष्धनम चरित्र, दुष्चिंतन दुष्धनम चिंतन, दुश्शील दुष्धनम शील, दुशासन दुष्धनम शासन, दुश्चय तो दुष्धनम चय। से षटकोण वाले देखें तो ये है दुष्कर तो दुष्धनम कर, दुष्कर्म दुष्धनम कर्म, दुष्प्रभाव दुष्धनम प्रभाव, दुष्प्राप्य दुष्धनम प्राप्य, दुष्परिणाम दुष्धनम परिधनम नाम तो दो उपसर्ग है, दुष है परि है, दुष्धनम परिधनम नाम तो दुष्प्रयोग दुष्धनम प्रयोग, दुष्फल दुष्धनम फल, दुष्काल दुष्धनम काल। अब देखते हैं सपेरे वाले के उदाहरण। तो दुस्साह दुष्धनम साह, दुस्तर दुष्धनम तर, दुस्सह दुष्धनम सह, दुस्साध्य दुष्धनम साध्य। नेक्स्ट देखें तो वी उपसर्ग, वी का मतलब होता है अभाव या फिर भिन्न और विशेष के अर्थ में। जैसे विजय विज्ञान विघटन विचरण वितान, विफल विभाजन विलाप विमुख वियोग विवाह विलोम, विदनम अर्थ व्यर्थ, विदनम आयाम तो व्यायाम, विदनम अय तो व्यय, विदनम अस्त तो व्यस्त, विदनम अवधनम हार तो व्यवहार, विदनम अवधनम आर दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। व्याकुल विदनम आकुल, व्यंजन विदनम अंजन, व्याधि विदनम आदि, व्याकरण दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ, विदनम आत्धनम करण। नेक्स्ट उपसर्ग देखता हूँ है उप उपसर्ग। उप का मतलब होता है पास में या फिर छोटा या फिर सहायक। पास छोटा सहायक उप का तो उपयोग उपवन उपनाम उपदेश उपहार उपवास उपचार उपमंत्री उपाध्याय, उपदिनम अधिदिनम आद आय तो उप और अधि दो उपसर्ग का यूज हुआ है इसमें। और उपाधि उपदिनम आदनम धी, उपाधि उपदिनम आदनम धी, उपेशा उपदिनम ईशा, उपन्यास उपदिनम निधनम आस, उपाधीशक उपदिनम अधिदिनम ईशक। नेक्स्ट देखें उत और उद उपसर्ग। तो उत और उद का मतलब होता है ऊपर ऊंचा या फिर श्रेष्ठ, ऊपर ऊंचा श्रेष्ठ। तो उत उपसर्ग देख लेते हैं तो उत धनम लेख तो उल्लेख हो जाएगा, उत धनम जल उज्ज्वल, उत धनम अ उदय, उत धनम हार उद्धार, उत धनम हरण तो उद्धरण, उत धनम गम उद्गम, उत धनम नीति तो उन्नति, उच्छ्वास उत धनम श्वास, उच्छिष्ट तो उत धनम शिष्ट, उच्छ्वसन तो उत धनम श्वसन। अब देखते हैं उद उपसर्ग के उदाहरण। तो ये होता है उद्दनम कंठा तो उत्कंठा, उद्दनम क्रम उत्कर्म, उद्दनम तम तो उत्तम, उद्दनम पल तो उद्पल, उद्दनम थान तो उत्थान, उद्दनम सव तो उत्सव, उद्दनम पात तो उत्पात। नेक्स्ट देखें प्रति उपसर्ग। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, विपरीत, सामने, बदले में या फिर समान। तो प्रतिक्रिया प्रतिफल प्रतिनिधि प्रतिमास प्रतिलोम प्रतिवाद प्रतिदान प्रतिलिपि प्रतिपर्ण प्रतिध्वनि प्रतिशा प्रतिदिनम ईशा, प्रत्येक प्रतिदिनम एक, प्रत्याशा प्रतिदिनम आशा, प्रत्युत्तर प्रतिदिनम उद्दिनम तर, प्रत्युपकार प्रतिदिनम उपदिनम का, प्रत्यावर्तन प्रतिदिनम आदनम अवर्तन, प्रतीति प्रतिदिनम इति, प्रत्यालोचना प्रतिदिनम आलोचना। नेक्स्ट देखें परि उपसर्ग। तो परि का मतलब होता है पास में, चारों ओर और अच्छी तरह।
परिकलन, परिजन, परिपक्व, परित्याग, परिधि, परिधान, परिवेश, परिभ्रमण, परिपूर्ण, परिवर्जन, परिच्छेद, परिधनम छेद, परिच्छेद, परिईक्षत, परिधनम ईक्षत, पर्यावरण, परिधनम आदनम वर्ण, पर्यंत, परिधनम अंत, पर्यंक, परिधनम अंक, पर्याप्त, परिधनम आप, पर्यूषण, परिधनम उषण, पर्यवेक्षण, परिधनम अवधनम ईषण, पर्यवेक्षण, परिधनम अवधनम ईषण। लास्ट देखते हैं संस्कृत का जो है सु उपसर्ग। सु का मतलब होता है अच्छा, सरल और सुंदर। यह सुदर्शन, सुचारू, सुगम, सुलभ, सुगंध, सुपुत्र, सुरति, सुकुमार, सुकवि, सुमार, स्वागत, सुदनम आगत, स्वस्ति, सुदनम अस्ति, स्वच्छ, सुदनम अच्छ। नोट देख लेते हैं। संस्कृत भाषा में जो है कुछ अव्यय अव्यय ऐसे होते हैं जो सार्थक शब्द के पहले जुड़कर जो है उसे उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं। और देखा था हमने कुछ अव्यय संस्कृत भाषा के कुछ अव्यय होते हैं जो कि एज अ उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। देखते हैं, इसमें सबसे पहले आता है अ उपसर्ग। अ का मतलब होता है अभाव में या फिर नकारात्मकता लिए हुए। तो अस्थिर, अव्यय, अक्षम्य, अवैतनिक, अजर और अप्रत्याशित। तो अधनम, प्रति, धनम, आशित। नेक्स्ट देखते हैं अन। अन उपसर्ग। अन का मतलब होता है अभाव या फिर रहित। जैसे अनधनम आदि तो अनादि, अनधनम अर्थ अनर्थ, अनधनम अंतर अनंतर, अनधनम आसक्त अनासक्त, अनधनम उदार अनुदार, अनधनम अंत तो अनंत। नेक्स्ट देखिए अंतर। अंतर का मतलब होता है भीतर। तो अंतर धनम नाग तो अंतरनाद, अंतर धनम राष्ट्रीय तो अंतरराष्ट्रीय। मतलब इस भीतर के अर्थ में आता है अंतर, ये वाला अंतर। और एक अलग अंतर आएगा उसको बाद में देखेंगे। तो अगला आता है अंतःकरण। अच्छी तरह याद रखना ये वाला उदाहरण अंतःकरण। इसमें आता है अंतर धनम करण। अंतरदशा तो अंतर्धनम दशा, अंतर्दृष्टि तो अंतर्धनम दृष्टि, अंतरात्मा अंतर्धनम आत्मा, अंतः श्वसन, अंतः श्वसन तो अंतर्धनम श्वसन, अंतरपट तो अंतर्धनम पट। नेक्स्ट देखें तो यह है का और कु उपसर्ग। इसका अर्थ होता है बुरा। जैसे कापुरुष, कापत, काजल, कुपात्र, कुबुद्धि, कुप्रबंध, कुकर्म, कुचक्र, कुसर, कुसंग, कुरूप, कुलक्षण। नेक्स्ट देखें तो अलम। अलम का मतलब होता है सुंदर। अलम का मतलब क्या होता है सुंदर। जैसे अलंकार, अलम धनमकार, अलंकृत, अलम धनमकृत, अलंकरण, अलम धनमकरण। नेक्स्ट उपसर्ग देखें तो यह है चिर उपसर्ग। चिर, चिर का मतलब होता है बहुत या फिर दीर्घ या फिर अधिक। बहुत दीर्घ और अधिक। जैसे चिर परिचित, बहुत समय से परिचित। चिरकाल, दीर्घ काल है ना। चिर स्थायी, चिर स्थायी, चिरायु, चिरजीवी, चिरजीवन, चिरयौवन। नेक्स्ट उपसर्ग देखें तो अधः। अधः का मतलब होता है नीचे। संस्कृत में अधः का मतलब क्या होता है नीचे। नीचे जैसे अधोमुख, अधःमुख, अधोगति, अधः गति, अधो वस्त्र, अधः वस्त्र, अधोलोक तो अधः धनम लोक, अधः पतन। और अधो वायु तो अधः धनम वायु। नेक्स्ट देखें तिरह। तिरह का मतलब होता है तुच्छ। तिरह क्या हुआ तुच्छ। तुच्छ मतलब तिरोधान तो तिरह धनम धान, तिरोभाव तिरह धनम भाव, तिरोहित तिरह धनम हित, तिरस्कार तिरह धनम कार। नेक्स्ट उपसर्ग देखें तो बही उपसर्ग। बही, बही का मतलब होता है बाहर। बही का मतलब क्या होता है बाहर। जैसे बहिर्ज्ञान तो बही धनम ज्ञान, बहिरंग, बही धनम अंग, बहिरंग, बही धनम अंग, बही क्षेत्र, बही धनम क्षेत्र, बही नाद तो बही धनम नाद, बहिष्कृत, बही धनम कृत, बहिष्कार, बही धनमकार। नेक्स्ट देखें पुनर। पुनर का मतलब होता है दोबारा। जैसे पुनर्वास, पुनर्धनवास, पुनर्विवाह, पुनर्धनम विवाह, पुनरुत्थान तो पुनर्धनम उत्थानमहार, पुनर्मुद्रण तो पुनर्धनम मुद्रण, पुनर्निरीक्षण तो पुनर्धनम ईक्षण, पुनरुत्थान तो पुनर्धनम उत्थान, पुनर्धनम प्राप्ति तो पुनर्प्राप्ति, पुनरागमन तो पुनर्धनम आगमन। अब देखते हैं नेक्स्ट प्राक उपसर्ग। प्राक का मतलब होता है पहले का। जैसे प्राग ऐतिहासिक, प्राक धनम ऐतिहासिक, प्राक कथन तो प्राक धनम कथन, प्रांगमुख तो प्राक धनम मुख। नेक्स्ट देखें सत। सत उपसर्ग। सत का मतलब होता है अच्छा। जैसे सदाचरण, सतधनम आचरण, सद्भावना, सतधनम भावना, सज्जन, सतधनम जन, सद्गुण, सतधनम गुण, सदाशय, सतधनम आशय, सदुपदेश, सतधनम उपधनम देश, सदुपदेश।
नेक्स्ट देखें पुरह। पुरह उपसर्ग जिसका मतलब होता है सामने या फिर आगे। तो पुरस्चरण, पुरह धनम चरण, पुरोहित पुरह धनम हित, पुरस्कार पुरह धनम कार। नेक्स्ट उपसर्ग देखें तो यह है पुरा उपसर्ग। पुरा का मतलब होता है प्राचीन। जब पुरातत्व, पुरावशेष, पुराधनम अवशेष, पुरातन, पुराण, पुराव्रत। नेक्स्ट देखें अंतर। अंतर का मतलब होता है के बीच में। एक अंतर हमने पहले पढ़ा था, वो था अंतर, उसका था के भीतर के अर्थ में। जैसे अंतर्राज्य देखा था, अंतर्देशीय, अंतर्राष्ट्रीय। और यह है के बीच में, तो अंतर्राज्य मतलब दो राज्यों के बीच में, अंतर जातीय दो जातियों के बीच में, अंतर्राष्ट्रीय। अब देखते हैं नेक्स्ट होता है न उपसर्ग। न उपसर्ग का मतलब होता है नहीं। जैसे न धनम इति तो नेति, न धनम आस्तिक तो नास्तिक, नपुंसक नकुल। नेक्स्ट देखें तो स उपसर्ग। स का मतलब होता है सहित। तो सदनम अवधान सावधान, सदनम आदर सादर, सोदनम उदाहरण तो सौदाहरण, सजीव, समित्र, सहृदय। नेक्स्ट देखें बहु। बहु का मतलब होता है बहुत। बहु उपसर्ग का मतलब क्या हुआ? बहुत, बहुधा, बहुमत, बहुमूल्य। नेक्स्ट देखते हैं पर उपसर्ग का मतलब होता है दूसरा। जैसे परोपकार, परधनम उपकार, पराधीन, परधनम अधीन, पराश्रित, परधनम आश्रित। लास्ट देखें तो इसमें स्व का मतलब होता है अपना। जैसे स्वावलंबी, स्वधनम अवलंबी, स्वाधीन, स्वधनम अधीन, स्वकीय, स्वजन, स्वदेश, स्वरूप, स्वधनम रूप। अब देखते हैं हिंदी भाषा के उपसर्ग। हिंदी भाषा में सबसे पहले आता है उपसर्ग। का मतलब होता है नहीं। जैसे, और ये हिंदी शब्दों के पीछे तद्भव जो शब्द होते हैं उनके पूर्व में जुड़ेंगे। तद्भव और उपसर्ग, तो ये हिंदी उपसर्ग है। हिंदी शब्दों के आगे जुड़ेंगे, जैसे अकाज, अचूक, अबेर, अथाह, अथक, अडिग। नोट देखें तो उपसर्ग यदि संस्कृत का है तो प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होगा। जैसे अगर संस्कृत का है उपसर्ग तो केवल तत्सम शब्दों के शुरुआत में लगेगा, और यदि ये जो है हिंदी का उपसर्ग है तो ये तद्भव शब्दों मतलब देशी शब्दों के बीच के पूर्व में लगेगा। अब देखें अन उपसर्ग जिसका मतलब होता है बिना। जैसे अनहोनी, अनचाहा, अनमोल, अनसुना, अनपच, अनपढ़। जबकि जो अन उपसर्ग है वो संस्कृत का है। कौन सा वाला अन? ये वाला जो जिसमें हलंत नीचे लगा होता है ना, ये संस्कृत का है। और नॉर्मल जो ये है ये अपना हिंदी का है, जिसका अर्थ होता है बिना। देखें अध। अध मतलब आधा। जैसे अध पका, अध खिला, अध मरा, अध कचरा, अध जला। नेक्स्ट देखें उन। उन मतलब एक कम। गिनती का हो गया ये, गिनती वाला। जैसे 19, 29, 49, 59, 79 मतलब एक कम। नेक्स्ट देखें औ। औ मतलब होता है बुरा या फिर नीचे, बुरा या नीचे। जैसे अवघट, अवगुण, अवतार, अवघड़, अवसर, अवधर। अब देखते हैं नेक्स्ट ऊ। ऊ उपसर्ग। ऊ का मतलब होता है ऊपर या फिर ऊंचा। जैसे उजड़ना, उछलना, उखड़ना, उलांगना, उचक्का। नेक्स्ट देखें क और का। क और कु, तो इसका अर्थ होता है बुरा। जैसे कपूत, कुठोर, कुयोग, कुपथ, कुढंग, कुठेव। नेक्स्ट देखें दू उपसर्ग। दू का मतलब होता है बुरा या फिर हीन। दुकाल, दुबला, दोपहरी, दुसुती। नेक्स्ट नी। नी उपसर्ग का मतलब होता है बिना या फिर रहित के अर्थ में। जैसे निपुता, निधड़क, निहत्ता, निकम्मा। ये सब जो है तद्भव शब्दों के पूर्व में जुड़ रहे हैं। अब देखें पर का मतलब होता है दूसरा। जैसे परदादा, परपोता, परसुख, परदुख। नेक्स्ट देखें स का मतलब होता है सहित। जैसे सलोना, सदय, समित, सहेली, सहित, सचेत। उपसर्ग। सु का मतलब होता है अच्छा। सुधड़, सुडोल, सुदेश, सुफल, सुजान। नेक्स्ट देखें भर का मतलब होता है पूरा या फिर भरा हुआ। जैसे भरसक, भरपेट, भरपूर, भरकम। बिन का मतलब होता है बिना। बिन ब्याह, बिन जाने, बिन देखा, बिन बुलाया। सम उपसर्ग तो समान, समकोण, समतल, समबाहु, समकक्ष, समकालीन। नेक्स्ट देखें गणित वाले हैं ये चारों। तो दो मतलब दो, दो रंगा, दो रंगों वाला, दुगुना, दो नाली,
दुमुखी, दुभाषिया। ती मतलब तीन, तिरंगा, तिपाई, तिमाही, तिराहा, तिगुना। चौ का मतलब होता है चार, चौपाई, चौपाया, चौरंगा, चौमासा। पच, पच का मतलब होता है पाँच, पचकुटा, पचमढ़ी, पचमेल, पचरंगा। ये हमारे हुआ हिंदी के उपसर्ग। अब देखते हैं विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो विदेशी में कौन से आते हैं? उर्दू, उर्दू आती है। अरबी फारसी के उपसर्ग तो देखा ब और बा। ब बा मतलब सहित। क्या होता है? सहित। जैसे बखूबी। और ये जो है अरबी फारसी के शब्दों के पूर्व में लगेंगे। अरबी और फारसी, इनों से पहले जो है जो उपसर्ग लगेगा वो विदेशी भाषा का होगा। जैसे ब सहित, बखूबी, बदौलत, बदौलत, बशर्ते, बतौर, बदस्तूर, बेहैसियत, बहैसियत, बाइज्जत, बाअदब, बाकायदा, बामुलायजा, बाजावता। तो ये सभी जो है शब्द हैं। जैसे दौलत शब्द हो गया, दस्तूर, ये सब अरबी फारसी के शब्द हैं। ये कायदा हो गया, अदब हो गया, इज्जत। नेक्स्ट देखें, ये होता है बे उपसर्ग मतलब रहित। जैसे बेदर्द, बेवजह, बेवफा, बेइज्जत, बेबुनियाद, बेईमान, बेहिसाब, बेरहम, बेखटके, बेजुबान, बेशक, बेखौफ, बेइंसाफी। नेक्स्ट देखें ला का मतलब होता है बिना। जैसे लापरवाह, लाचार, लाइलाज, लावारिस, ला लापरवाह, लापता, लाजवाब, लाजिम। नेक्स्ट देखें कम का मतलब होता है नून या फिर हीन। जैसे कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र, कम सीन, कम वक्त। नेक्स्ट उपसर्ग देखें दर मतलब में, दरमियान, दरअसल, दरख्वास्त, दरकिनार, दरकार, दर हकीकत, दरबार, दरवेश। नेक्स्ट है एन मतलब ठीक। जैसे एन वक्त पर और ठीक समय पर। एन जगह, एन इनायत, एन आदमी, एन मौका। अल अल मतलब निश्चित, अलविदा, अलबेला, अलगरज, अलमस्त, अलबत्ता, अलहदा। अब देखते हैं बद मतलब बुरा। जैसे बदनाम, बदबू, बदसूरत, बदकिस्मत, बदजात, बदनसीब, बदहजमी, बदमिजाज, बदचलन। नेक्स्ट देखें खुश खुश मतलब होता है अच्छा, प्रसन्न, श्रेष्ठ, या खुशनुमा, खुशहाल, खुश दिल, खुशखबरी, खुश मिजाज, खुश किस्मत। नेक्स्ट देखें तो बिला मतलब होता है बिना। जैसे बिला कानून, बिला शक, बिला वजह, बिला शर्त, बिला कसूर। नेक्स्ट उपसर्ग देखें, यह है गैर उपसर्ग। गैर गैर का मतलब होता है रहित या फिर भिन्न। जैसे गैर हाजिर, गैर वाजिब, गैर सरकारी, गैर कौम, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर मुमकिन, गैर जरूरी, गैर मर्द। नेक्स्ट है सर का मतलब होता है मुख्य या फिर अच्छा, श्रेष्ठ। जैसे सरकार, सरनाम, सरपंच, सरकश, सरदार, सरताज। नेक्स्ट है ना का मतलब नहीं या फिर बिना। जैसे नालायक, नाराज, नाबालिग, नाचीज, नामुमकिन, नाखुश, नामुराद, नापाक, नापसंद, नाकाम, नाकारा, नाइंसाफ, नादान। हम उपसर्ग, हम का मतलब साथ या फिर समान। हमराह, हमराज, हमदर्द, हमदम, हम वतन, हम उम्र, हमदर्द, हमजोली, हम सफ़र। नेक्स्ट है हर का मतलब होता है प्रत्येक, हर दम, हर रोज, हर वक्त, हर घड़ी, हर तरफ, हर एक, हर बार, हर कोई। नेक नेक का होता है भला, नेक दिल, नेक नियत, नेक राहत। अब देखते हैं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग में आता है सबसे पहले हेड, जिसका मतलब होता है प्रधान। जैसे हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड ऑफिस, हेड मिस्ट्रेस, हेड क्लर्क। नेक्स्ट आता है चीफ। चीफ का मतलब होता है प्रमुख। यह चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियरिंग, चीफ इंजीनियर। नेक्स्ट देखें तो सबका मतलब होता है उप। जैसे सब इंस्पेक्टर, उप इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब स्टेशन। नेक्स्ट आता है हाफ। हाफ का मतलब होता है आधा। जैसे हाफ पैंट, हाफ शर्ट, हाफ टाइम, हाफ माइंड, हाफ टिकट। नेक्स्ट आता है वाइस। वाइस का मतलब होता है उप। जैसे वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल। लास्ट है शायद डिप्टी।
डिप्टी का मतलब होता है सहायक डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। So that's all. Thanks for watching. Do subscribe the channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।